कोई तो मेरे लाल को नेपाल से वापस करा दे। कोई सूझ नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। यही वह महिला है अमरावती देवी, जो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार के आगे लेट गई थी। कार का काफिला आ रहा था तो यह लेट गई थी कि प्रधानमंत्री जी हमारे बेटे को नेपाल के जेल से उसे ले आ दो। एकलौता बेटा है। रात दिन 4 साल तक यह माँ दौड़ती रही और यही तख्ती इनका सहारा थी। आप एक बार देखिए तख्ती पर जो लिखा हुआ है, बहुत गरीब हूँ। एक लड़का था, वह गाड़ी चला रहा था। माता जी क्या नाम बा आपका? हमारा अमरावती देवी। अमरावती देवी। बहुत रोलू केहू सुनल ना। ये वो ना सुनत भैया। 3 साल बतावत है कि हम चारों ओरी ऐसे दौड़त हाँ जेकर लगे जा मोदी की यहाँ, हाँ जा वो मंत्री की यहाँ। 3 साल दौड़ ले भैया, कोई सुनवाई नहीं। भैया हमारे बेटी वाले मिल गई, इन्हें ही हमारा सहयोग दे रहे। माता जी से हम बात करेंगे, उसके पहले पूरी दास्तान जान ले। माता जी बैठिए। यह ऐसी कथा है जो किसी सिनेमा में आप देखते रहे होंगे, और इस कहानी को जान करके आपको लगेगा कि सब क्या हो रहा है। इनके लड़के महेंद्र अभी कल ही आए हैं नेपाल की जेल से। यह कथा भी बताऊंगा। गाड़ी चलाते थे, पिकअप गाड़ी इन्होंने लोन पर लिया था पत्नी के नाम, और चले गए थे काठमांडू। किसी दूसरी गाड़ी ने किसी व्यक्ति को धक्का मारा, या चाय पी रहे थे, फल लाद करके पहड़िया मंडी से गए थे, और उसी में से देखिए एक बार इनको 70-75 साल की उम्र, और आँख में जो आंसू थे वह सूख गए हैं 4 साल तक। 11 जनवरी 2017 की घटना है। बेटे आ गए हैं जेल से। कहाँ नहीं दौड़ी, यहाँ के जो मिनिस्टर थे वहाँ दौड़ी, पीएमओ कार्यालय पर दौड़ी, प्रधानमंत्री जी के गाड़ी के आगे लेट गई। अंततः यह कहानी कैसे कैसे चली है और किन किन परिस्थितियों में क्या वाराणसी सुषमा स्वराज से भी मिली, यह जाकर भैया बहुत सहारा दे बेचारा, बहुत सहारा। घबराइए अगर मत माता जी, आपके बेटा के मर लिया हो, बाकी वो खत्म हो गई भैया, तो सहारा खत्म हो गया। हम कोई से ना गई वहाँ आनंद रविंदर जायसवाल जी, या खजूरी में जी, लाखों आदमी के बीच में मंच पर चढ़ के हमको गले लगा के कर तुम्हारे लड़का की कोई नहीं निकाला, नहीं कुछ किया, मैं कर दिखाऊंगा। आज भैया 2 साल का जमाना गुजर गया, हमारे सामने कोई का फोन ना आया क्या तुम्हारा लड़का निकल कि ना निकल। कल जब इनके लड़के महेंद्र जेल से छूटे तो इन्होंने खूब पकड़ करके और खूब रोया। तो भैया हम पेड़ में भैया के पकड़ के रो ली कि 4 साल के बाद हमारा लड़का हमारे कोरा में अगर भैया इनका दे दो। चलिए, अब जिस नौजवान ने, हम महेंद्र से भी बात करेंगे और अभी आप जानेंगे कि वहाँ की जेल कैसी है। यहाँ के जेल के बारे में आपने जानकारी किया होगा कि कैसे कैदियों को रखा जाता है, और नेपाल की जेल में कैसे कैदियों को रखा जाता है, कैसे क्या क्या कैसे कैसे किन परिस्थितियों से गुजरते हुए यह लोग आए हैं। जिस नौजवान ने इस मामले में पहल किया है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यतीन्द्र पति पांडे। यतीन्द्र पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। यतीन्द्र, कैसे पता लगा आपको? मैं ये एक बार संकट मोचन की मंदिर के आसपास में ये हाँ तख्ती यही लेकर के टहल रही थी, तो मैं इन्हें बड़े ध्यान से देखा, और फिर इनको देख करके मैं गाड़ी से जा रहा था, फिर मैं देख करके इनको निकल गया। फिर मैं देखा कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे इसे शेयर किया हुआ था कि इस माँ का इकलौता बेटा जो है नेपाल की जेल में बंद है। तो अभी मुझे पूरा मामला पता नहीं था, तो मैं सोचा कि इनके बारे में पता करूं, पहले इनसे मिलूं। तो मैं इस समय वो दूसरी जगह रहती थी, बैरीबन यही पांडेपुर में कॉलोनी है, तो वहाँ रहती थी। मैं उनके घर पहुँचा, इनके घर। तो इनके घर जब पहुँचा तो मैं पूरी तरह से मामला इन्होंने मुझे बताया, और नेपाली भाषा में कुछ कागज़ था, उस कागज़ को भी मुझे सौंपा। तो मैंने देखा, फिर मैं इसे कहा कि माता जी आप घबराइए मत, अब हम आपके दरवाजे पर आ गए हैं, तो हम आपको कोई झूठ साच या बोल करके निकलने वाले नहीं हैं। आपसे मैं कह दिया तो अब आपका बेटा किसी भी हालत में लेकर के आऊँगा मैं। और यही बोलकर मैं चला गया दिल्ली गया विदेश मंत्रालय में, और विदेश मंत्रालय में मैं
वहाँ के अधिकारियों से मिला और वहाँ के अधिकारियों से मैं सारी इस माँ की सारी व्यथा उनको सुनाई और एक एप्लीकेशन लिख करके उन्हें दिया कि ताकि उनको काउंसलर हेल्प, इनके बेटे को जो ये नेपाल जेल में जो बंद थे, इनको काउंसलर हेल्प मिल जाए। तो वहाँ के अधिकारी काउंसलर हेल्प देने के लिए राजी हो गए और एम्बेसी जो भारतीय दूतावास काठमांडू का है उनको पत्र उन्होंने वहाँ से भेज दिया। फिर भारतीय दूतावास के एक अधिकारी भी इनसे जेल में मिलने गए थे। श्री केटी खम्पा जी IPS अधिकारी हैं, वो इनसे जेल में मिले और इनका हालचाल लिया और इनका फोटो वोटो भी हम ले लिया, खींचा वहाँ। मतलब इस पहल पर एम्बेसी से अधिकारी जाते हैं इनसे मिलने जी, शुरुआत यहाँ से होती है पहल जी। फिर उसके बाद मैं माता जी को लेकर के एम्बेसी चला गया। अच्छा। दूतावास, हाँ, काठमांडू में गया था। तो काठमांडू जब गया तो मैं अधिकारी से पूछा कि जब काउंसलर हेल्प मिल गई है तो फिर एम्बेसी की जिम्मेदारी है कि आप निकालिए, विदेश का मामला है, विदेश में भारतीय दूतावास ही तो सहयोग करेगा। तो उन्होंने बताया कि एम्बेसी के नियम प्रावधान से बाहर की चीज़ है एम्बेसी, और बताया कि ये सड़क दुर्घटना के मामले में बंद है, जिसमें नेपाल सरकार और नेपाल पुलिस ने इन्हें अब इनका जो रिकॉर्ड बनाया है वो क्रिमिनल का बना दिया है। दुर्घटना में इन्होंने एक व्यक्ति, जो दुर्घटना इनकी गाड़ी से हुई थी ऐसा उन्होंने दिखाया था, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, एक व्यक्ति घायल हुआ था। तो नेपाल की सरकार का जो कानून है वहाँ पे दुर्घटना होने के बाद हर्जाना देना पड़ता है। हाँ। तो मृत व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपए नेपाली और घायल व्यक्ति के परिजनों को 2.5 लाख रुपए नेपाली का प्रावधान हमें एम्बेसी के जो अधिकारी थे, सीनियर काउंसलर, उन्होंने मुझे ये बताया। मतलब 7.5 लाख रुपया दे करके इनकी रिहाई की जा सकती थी, किंतु पैसे नहीं थे इसलिए रिहाई नहीं हो पाई। नहीं। आगे क्या हुआ? आगे फिर वापस एम्बेसी के अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप स्वयं डोनेशन करवाइए, आप अपने क्षेत्र के जो इनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जिला अधिकारी हैं, उन लोगों से मिल करके कोई उपाय निकालेंगे वो लोग, ताकि फंड रिलीज हो जाएगा, इनका बेटा छूट जाएगा। मैं वापस फिर वहाँ से आया तो वाराणसी के जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी से मैं मिला था कार्यालय में जाकर के, और इस माँ की सारी व्यथा सुनाई थी। और ये कई बार पहले भी उससे जा चुकी थी। जी, डीएम साहब क्या कहें आपसे जाकर? डीएम के साथ जाए सर न तो ऐसे कहें जाओ काम हो जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा। अच्छा, नीलकंठ तिवारी जी के भी गई ले लिया? नीलकंठ तिवारी के यहाँ गल पता नहीं कि के उन्हें मंत्री बना दिए भैया। गई हम यहाँ से 7 बजे और वहाँ पहुँचे 9 बजे, हम पैदल गई भैया। बाकी नीलकंठ तिवारी ऐसा देख के कल जाओ हमसे काम नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, जाओ दूसरे के यहाँ। समझा? वहाँ से भैया हम रोज चले गिरजा घर का जौन भवन आनंद भैया, हाँ, उन्हें मैं भेजे में कहा माता जी जा तो हरे गई कब। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर भी कई बार गई आप? उनके कार्यालय में गई, वहाँ के जन मंत्री हुआ तो वो कर्मचारी हमके भगा देवन, कहना हम लोग क्या करेंगे, जाइए अपना देखिए। चलिए हम फिर चलते हैं, महेंद्र से भी अभी जानेंगे कि जेल में कैसे बातचीत होती थी और क्या करते थे, क्या बीता इनके पर। तो फिर बताइए पांडे जी, आगे क्या हुआ? उसके बाद डीएम साहब ने, मैं लिखा लेटर तो डीएम साहब, फिर कोरोना आ गया, उसके बाद फिर करीब जब तक बॉर्डर खुला नहीं तब तक मामला इनका थमा था, रुका हुआ था प्रोसेस। फिर मैं दोबारा जब सब सामान्य धीरे धीरे स्थिति आई तो मैं जिलाधिकारी महोदय से मैं मिला, उनके आवास पे और एक एप्लीकेशन दिया आर्थिक मदद के लिए कि आप कहीं से इस माँ की मदद करिए, आर्थिक मदद करिए, 5 लाख रुपए की आवश्यकता है इनके बेटे की छूटने। डीएम साहब ने 8 दिसंबर 2020 को एक लेटर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लिखा था 5 लाख की आर्थिक मदद के लिए, और हम लोग प्रतीक्षा में थे कि आर्थिक मदद हो जाएगी सरकार के द्वारा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके अतिरिक्त जो है कुछ वाराणसी के कुछ युवा समाज सेवी लोग और गरीब सहायक समिति की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती रोशनी कुशल जायसवाल जी, उन्होंने डीएम साहब के सामने माता जी को 1 लाख 1 रुपए का चेक भी दिया था, और अन्य तरह से भी हम लोग BHU में हमारे कुछ प्रोफेसर हैं। चलिए, रोशनी जायसवाल जी को BBM वर्ल्ड और जनहित इंडिया चैनल की तरफ से दीजिएगा। जनहित इंडिया चैनल की तरफ से हमारी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने भी मदद किया और उसके बाद और लोगों ने भी मदद किया जी, हमारे विश्वविद्यालय के BHU के छात्र और प्रोफेसर से भी मैंने मदद ली थी कुछ आर्थिक। उसके बाद जब मुख्यमंत्री राहत कोष का जो विवेकाधीन का पैसा जो निरस्त हो गया, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि की लापरवाही हुई थी उसमें, इस वजह से वो निरस्त हो गया।
फिर मैं नेपाल के हमारे कुछ मित्र हैं, उनसे मैं संपर्क किया था इस संबंध में। तो उन्होंने मुझे नेपाल के चौधरी फाउंडेशन के बारे में बताया। तो मैं चौधरी फाउंडेशन के लोगों से संपर्क किया, तो उनके लोग दिल्ली में थे उस समय। तो दिल्ली का उनका एक स्टाफ मुझसे कांटेक्ट किया दिल्ली का, और मैंने सारा मामला उनको बताया। इनका डिटेल मैंने सारा चौधरी फाउंडेशन के लोगों को दे दिया था। चौधरी फाउंडेशन के लोग इनसे जेल में जा कर के मिले और सारे मामलों को अपने तरह से समझ लिया। फिर इनका जो 2.5 लाख रुपए का नेपाली 2.5 लाख रुपए जो व्यक्ति घायल हुआ था, उसके लिए उन लोगों ने जो है प्रयास करके याचिका डाली न्यायालय में, तो अंग भंग का वो माफ हो चुका था। तो एक घायल व्यक्ति का 2.5 लाख वो माफ हो गया। अब बचा था नेपाली 5 लाख रुपए। तो चूंकि हम लोगों के पास करीब 2.5 लाख रुपए का इंतजाम हो चुका था, और बाकी उन्होंने देने के लिए कह दिया 50% अमाउंट वो लगाएंगे चौधरी फाउंडेशन के लोग। तो हमें बस वहाँ जाना था, और बाकी प्रक्रिया जो न्यायालय की प्रक्रिया वहाँ पे थी, याचिका की प्रक्रिया थी, और जो CDO ऑफिस होती है वहाँ की जो भी कानूनी प्रक्रिया थी, फाउंडेशन के लोगों ने बहुत मदद की हम लोगों की। और चौधरी फाउंडेशन की जो MD है निर्माण चौधरी, उनका मैं बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी फाउंडेशन के जो लोग भी हैं उनके लिए हमारे चैनल और भारतवासियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम महेंद्र जी से बात करेंगे, और उसके पहले यह लोग किराए के मकान में रहते हैं। यहाँ किराए का मकान है, और किराए पर इन्होंने एक फाइनेंस कराया था गाड़ी। वो लोग भी गाड़ी खींचने के लिए आए, लेकिन गाड़ी तो अभी नेपाल में है। नेपाले में बा भाई ना, तो गाड़िया आई कैसे? गाड़ी आई तो खींच के लेके चल जी कुल, तो चली जाइए, लेकिन सब बार बार आओ तो भैया बगैर एक दाई के बड़ा डांटल गल। अच्छा, रात कैसे कटे रतिया के कैसे सुतत रहलू? तो का सुतत रही भैया, सारा दिन घूम के आई न भैया बाबू कागज जे करे न आगे ना रो के बचाओ करे, आगे हाथ पैदा गिर गिरा ले आई राती में बचाओ सूझ जाई, समझा। सब कोई कह जा बाकी रात नहीं बैठल मंजन करी, बाकी आँखी पर नींद न लगे। देखिए, सारी सरकारें और सारे संगठन अपन रात 4 साल गुजारे दलित वर्ग के लिए समर्पित है, लेकिन अभी एक दलित परिवार ही है, और किसी ने अगर इन युवाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई आया नहीं। और जिन लोगों ने भी मदद किया उनके लिए शुभकामना। यह किराए के लोग, किराएदार लोग कैसन रहना लोग, जैसे जो मकान मालिक रहे वो लोग? मकान मालिक बहुत बढ़िया हूँ भैया। भैया कोई मकान मालिक की तरफ के है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। बहुत बढ़िया रहा, कुछ बोलना लोग ना। भैया क्या नाम है बेटा आपका? क्या काजल है। अच्छा काजल, तो दादी माँ को कैसे आप लोग ढाढ़स बधाती थी? दादी माँ तो इस समय की घर की यही है जो सबको संभालती थी। दादी माँ का बहुत बड़ा मेहनत रहा, और ये भैया जी का जो इतना हेल्प किए, दादी के बेटे आ गए, उनके पैर में छाले पड़ जाते थे जब शाम को लौट कर आती थी। काजल के लिए शुभकामना। और काजल, आप लोग किराया उराया के लिए कभी परेशान नहीं किए ना? दादी से क्या किराया लेता है। चलो देखिए, यह है भारत की बेटियां, और काजल के लिए ब्रजभूषण दुबे का सैल्यूट। धन्यवाद बेटा। महेंद्र भाई थोड़ा सा आगे आ जाइए। महेंद्र, कब छूटे? चलो आप कब छूटे वहाँ से? कल परसों? कब? मैं छूटा हूँ परसों का। अच्छा, बीते को शाम को मैं छूटा हूँ। अच्छा, शाम करीब 5 बजे वहाँ से भैया लोग हमको लेकर आए हैं सीधे। वही चौधरी ग्रुप के जो बड़े साहब थे, हाँ। वही सब दौड़े। महेंद्र जी, ऐसे कितने कैदी वहाँ नेपाल में है? वहाँ तो कैदी तो है कम से कम लगभग नहीं तो 1400-1500 कैदी दिए रात में। अच्छा, ऐसे ही मतलब उनकी पैरवी नहीं हो पा रही, इसलिए पैरवी तो नहीं हो पा रही है। हमारा सरकार जो है, भारत सरकार, कोई ध्यान नहीं है। बस खाली जेल से बस खाली वो जो इंडिया एम्बेसी है, बस खाली रिकॉर्ड महीने मांगते हैं सब। तो महीना जो है रिकॉर्ड इंडियन आदमी का पहुंच जाता है। इंडियन आदमी कितने हैं, कैसे हैं, कैसे कौन गुनाह किया है, कौन बेकसूर फंसा हुआ है। वहाँ के कानून इतना गंदा है, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं है। अगर कि किसी ने बोल दिया कि उसने मेरे साथ रेप किया, उसने मेरे घर में चोरी किया, तो उसने डाका डाला, वो चोरी कोई जांच नहीं होगी, बस कोई जांच जेल में ठूस। हाँ, कोई जांच नहीं है। उसको पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर देंगे उसको, और उसके फिर घर वाले ढूंढते रहेंगे, कोई पता नहीं है घर में। वो जेल के अंदर इतनी अच्छा, वहाँ खाना पीना मिलता है जेल में? ठीक ठाक खाना पीना तो ठीक है, और वहाँ के जो सिस्टम है अच्छा है। अच्छा, फोन से भी बात हो जाती है? करा देते हैं अंदर फोन भी है जेल में, और सबको घर की खबर, अच्छा सूचना, बुरा भी अच्छा मिलता है। अच्छा, बस ये है कि वहाँ गाली गलौज नहीं होता, अच्छा सिस्टम है।
महेंद्र, गाड़ी आपकी कहाँ है अभी? हमारी गाड़ी तो नेपाल में है। और हम बताइए गाड़ी का प्रक्रिया क्या है, कैसे छूटेगी? गाड़ी की प्रक्रिया ये कि गाड़ी जो इनकी थी वो वहाँ कावासोती थाना है वहीं खड़ी है। उसमें ये प्रावधान यही है कि गाड़ी की जो मालिक हैं वो इनकी पत्नी है, उनके नाम से ही गाड़ी दी गई थी, तो उनका जाना अनिवार्य है और उसके लिए मतलब गाड़ी छूट जाएगी, वो जाएगी तो छूट छूट जाएगी, जाएगी जी। गाड़ी की किस्त कैसे भराएगी, कितना है अभी? अब गाड़ी का किस्त तो सर जिस समय हमको देना था अमाउंट 1.5 लाख रुपये बाकी था, बाकी तो सब मैंने भर दिया था। अब वो 1.5 लाख रुपये के बाद 2016 में वो घटना हुआ और 16 तारीख को ही घटना 16 की 17 में हुआ? 16 तारीख को 2016 16 तारीख को घटना हुआ है। और घटना होने के बाद जो है मैं जा रहा था राजा तालाब से सब्जी लोड करके काठमांडू, उसमें मिर्चा था और मटर था। वो पहुँचे नेपाल में, पहाड़ दावनी में पहुँचे। आपका नंबर क्या है महेंद्र जी, अगर कोई संपर्क करना चाहेंगे तो किस नंबर से? मेरा मोबाइल नंबर है 9839 30 99 94 और गाड़ी का नंबर है UP 65 CT 3717। आप अपना नंबर भी बता दीजिए, लोग आपके संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे। बड़ा संघर्ष किया है इन्होंने और अन्य मामलों में भी किया है। क्या नंबर आपका है? मेरा नंबर मोबाइल नंबर है 90 44 44 3001 और मैं जहाँ से भी आ जाता है कोई समस्या लेकर के। एक बार फिर से नाम अपना बता दीजिए। यतीन्द्रपति पांडे मेरा नाम है और मेरे पास कोई भी आ जाता है अपनी समस्या लेकर के। मैं मऊ जनपद का निवासी हूँ, BHU से मेरी शिक्षा हुई, पत्रकारिता से मैंने MA किया और बनारस में भी रहना होता है और अपने ज़िले में भी रहना होता है। कोई भी मेरे पास समस्या लेकर के आता है तो मैं उसका समाधान करा के ही बैठता हूँ। यह है असली पत्रकारिता। जिस इन्होंने असली पत्रकारिता का जो परिचय होता है, परिभाषा होता है, उसको परिभाषित किया। एक चीज और अपील करना चाहूँगा भैया, जो भी है सीधे हम पीड़ित परिवार से जोड़ देते हैं। यतीन्द्र जी क्यों? तो आप अपना कोई अगर वो है कोई बैंक अकाउंट हो तो आप बता दीजिए, तो बात करना चाहेंगे तो मेरा तो करेंगे। कुछ नहीं है, मेरे माँ के नाम से है। क्या है? माई तुम्हारे नाम से है? अच्छा, नंबर याद है? कुछ नहीं, कुछ ना याद है। भैया बताइए। एक बार हम दिखा देते हैं, बता भी दीजिए, बता देंगे? पढ़ दिखाइए। लीजिए खाता नंबर। ये का पढ़ लेना हो भैया। खाता नंबर है 36 05 02 01 01 66 95 4। ये अमरावती देवी के नाम से है। ये अमरावती देवी के नाम और से। कौन सा है? यह विधवा का 1500 रुपया ये मिलेगा। अच्छा, यह विधवा पेंशन वाला इनका अकाउंट नंबर है। इसको हम उसमें दे देंगे, इंक्लूड कर देंगे। 3 महीना पे आवाल हुए 1500। हाँ, तो चलिए दोस्तों, यह रहा एक संघर्ष की दास्तान। और इस ओल्ड एज की माता जी ने जितना मेहनत किया है, कितनी शक्ति है, और यह काम तो कोई माँ ही कर सकती है और किसी के बस की बात नहीं। अपने बेटे के लिए, अपने लाल के लिए कोई माँ ही कर सकती है, अपने कलेजे के टुकड़े के लिए। कहाँ कहाँ गई जी? बताओ था कि मंत्री के गई देखा बदे ने वो कर्मचारी है ना हमारे दफ्ती से हमारे फाड़ दे कहीं यहाँ विरोध करे आए लो, मैं भैया भीतर से बाहर भगा दूँ सब। यह है जो जनप्रतिनिधि हैं और उनके लोगों का हाल है कि तख्ती फाड़ देंगे और कहेंगे भगो यहाँ से। वो यह भी नहीं जानेंगे कि मामला क्या है। दोस्तों, जो भी बन पड़े हम भी अपने स्तर से करेंगे। तो यह रही कहानी पांडेपुर वाराणसी। यह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यही की निवासिनी है। पांडेपुर कौन मोहल्ला है? कह जरा नई बस्ती, पांडेपुर नई बस्ती। तो सीधे सीधे महेंद्र जी का नंबर है और आप बात करना चाहेंगे तो यतीन्द्र से भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे, BBM वर्ल्ड और जनहित इंडिया अंबुज कुमार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।